हेलो वेलकम यू ऑल टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसा कि नाम में लिखा है कि इसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या स्कोप है, कि क्या 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 बातें कवर होती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर, उस बारे में बात करेंगे। और क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई ये पूरा मसला है, कर क्यों रहे हम, ये मसला है क्या और क्यों है, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। आप कह रहे हो सर वो तो हमने पिछले चैप्टर में बात कर ही ली, बिल्कुल कर ली, लेकिन इस चैप्टर में हम ये थ्योरी साइड जो है ना, जिसमें से 4 नंबर का पेपर आएगा, वो डिस्कस करेंगे ताकि आप आसानी से पेपर में लिख के आ पाओ और नंबर ले पाओ। आपको एसेंस पता लग गया है, थोड़ा बहुत आसपास के टॉपिक इसके अंदर और है, लेकिन आपको एसेंशली पता चल गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ काम आता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते, चलिए शुरू करें। ओके तो देखो, आप देख सकते हो कि किस किस तरीके के टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके के डिसीजंस होते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये सब बातें हम इसमें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन स्टेज है, मैं सब कुछ रब कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन स्टेज है, इसमें आपको पता है ये सब आप पढ़ चुके हो। हाँ, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं उसके अंदर क्या क्या फ़ैसले लेते हैं। सबसे पहला फ़ैसला ये लेते हैं कि हमें किस तरीके के एसेट्स अपने बिजनेस में चाहिए। अगर हम जूते की फैक्ट्री लगा रहे हैं तो हमें मशीनरी चाहिए है, हमें प्रीमाइसेस चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, वो हम डिसाइड करते हैं। दूसरी स्टेज, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी वो सारा सामान लाने के लिए, जो हमने पहली स्टेज में डिसाइड किया। स्टेज 1 में हमने ये तो डिसाइड किया कि क्या क्या एसेट लगेंगे, किस तरीके की प्लांट मशीनरी, किस तरीके के इक्विपमेंट लगेंगे। दूसरे पॉइंट में हमने यही डिस्कस किया, ये एस्टिमेट किया कि किस अमाउंट की इन्वेस्टमेंट चाहिए उस प्लांट एंड मशीनरी को लाने के लिए, उस लैंड को लाने के लिए। थर्ड, हमने डिस्कस किया कि भाई वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। अब ये सब चीज़ें हम डिसाइड कैसे करेंगे, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि आप फिगर आउट करोगे ना कि कितनी डिमांड है प्रोडक्ट की, कितना आप बेच पाओगे, उस हिसाब से डिसाइड करोगे। ठीक है, फिर चौथा आता है, आप ये जो पैसे का एस्टिमेट लगा रहे हो कि इतना पैसा इन्वेस्ट करोगे, वो पैसा आएगा कहाँ से। 4 स्टेजेस बताए हमने आपको बिजनेस के, जिसमें से पहला है कि भाई क्या क्या चाहिए, कितने का आएगा, वर्किंग कैपिटल कितना होगा, और चौथा स्टेज ये सारा पैसा आएगा कहाँ से, इक्विटी से आएगा या लोन लेके आएगा, बैंक से लोन लेंगे या किसी चलते फिरते आदमी से लोन लेंगे। चलता फिरता आदमी मतलब डिबेंचर इशू कर सकते हैं जो पब्लिक में इशू हो सकते हैं, या फिर हम किसी इंस्टीट्यूट के पास भी जा सकते हैं, किसी बैंक के पास जा सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकते हैं। अलग अलग तरीके के एवेन्यूज़ होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये बिज़नेस सेटअप करने की शुरुआत होती है। इसमें आपने बहुत सारे डिसीजन लिए, आपको शायद पता भी नहीं चला होगा। इसको भी मैं थोड़ा सा गायब कर देता हूँ। ठीक है, अब तो देखिए, जब आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो प्राइमरली आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो यहाँ पे डील कर रहे हो, वो 2 तरीके की 2 एस्पेक्ट डील कर रहे हो। वो 2 एस्पेक्ट हैं, पहला एफिशिएंट एक्विजिशन और दूसरा एलोकेशन। जहाँ से भी आप पैसा लेकर आ रहे हो, आपको चाहिए कि वो सबसे बेहतर सोर्सेज हो। बेहतर सोर्सेज में सबसे पहली बात ये आ जाती है, जो सबसे कॉमन बात है, कि अगर आप कुछ भी खरीदने जा रहे हो, कुछ भी लेने जा रहे हो, आपको चाहिए सस्ता मिल जाए। तो जब आप पैसे लेने जाते हो तो उसकी एक कॉस्ट होती है। जब आप कैपिटल रेस करते हो, जब आप लोन लेते हो, चाहे अपनी शादी के लिए लोगे, कुछ भी लोगे, शादी के लिए लोन नहीं लेना चाहिए, ठीक है, आप किसी भी चीज़ के लिए लोन लोगे तो आप चाहोगे कि वो आपको सबसे सस्ते रेट पे मिल जाए। लोन की कॉस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट। तो आपको चाहिए सबसे कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे हमें कैपिटल मिल जाए, विच इज़ एफिशिएंट एक्विजिशन। और एलोकेशन की जब हम बात करते हैं, विच मीन्स इन्वेस्टमेंट। आपने जो पैसा रेस किया है अपने बिजनेस के लिए, उसको आप इस तरीके से लगाओ मतलब फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हो, इस तरीके से करो कि आपके ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस के, कल डिस्कस किए थे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। आपका कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो इन टर्न उसका वेल्थ भी मैक्सिमाइज होगा। अब इसमें कुछ कन्फ्लिक्टिंग एरियाज़ हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको अपने
इस साल के प्रॉफिट को फॉरगो, मतलब सोचिए कि आपको कोई डील मिल रही है, ठीक है, वो आपको कहती है कि सर इस साल तो फ़ायदा नहीं होगा, इस साल तो बल्कि आपका कॉस्ट ही लगेगा, इस साल आपका कॉस्ट लगेगा, लेकिन आगे आने वाले 5 साल में, 5 साल बाद या 5 साल में आने वाले फ्यूचर में सर आपकी बहुत ग्रोथ होगी सर, आप मतलब आप सोचिए आप हर महीने 2 करोड़ रुपए कमाएंगे, लेकिन इस साल आपको लॉस होगा सर 5 करोड़ का, तो एक साल आपको 5 करोड़ का लॉस होगा, अगले 5 साल आपको हर साल 3 करोड़ का प्रॉफिट होगा, तो इस साल का प्रॉफिट आपने फॉरगो कर दिया, ठीक है, आने वाले प्रॉफिट्स के लिए। तो इसको आप कह सकते हो एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से लिया गया फैसला, ठीक है। खैर इसके बारे में पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो बात करेंगे, बट यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 एस्पेक्ट है, एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है, with the objective of maximizing profit and shareholders wealth। cool, इसका हमने चार्ट बनाया था, किधर गया हमारा चार्ट, और मैं चाहता हूँ, देखो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप वो जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो रोज़ पढ़ के आओ। अब आप मुझे बताओ, आपने क्या चैप्टर्स के नाम लिखे कि कौन सा चैप्टर फाइनेंसिंग डिसीजन का है, कौन सा चैप्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का है, और कौन सा चैप्टर डिविडेंड डिसीजन का है? डिविडेंड तो मैंने आपको खुद ही बता दिया था। अब आप मुझे बताओ कौन सा चैप्टर फाइनेंसिंग डिसीजन का है? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। These all chapters are for financing decision. Correct? 2, 4, 5 and 6। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कैपिटल बजटिंग वाला जो डिसीजन है, कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 9, वर्किंग कैपिटल। तो 2 ही एस्पेक्ट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन की जब हम बात करते हैं, ठीक है। वापस आ जाते हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब मेरे को आपको कुछ बताना है, मुझे आपको बताना है कि मार्किंग्स कैसी है, देख लो आप, ठीक है। चैप्टर 1 और 3 आपके करीब 5 से 8 नंबर के आते हैं। 2, 4, 5, 6 चैप्टर की बात करें तो वो आधा आपका जो है वेटेज रखता है पूरे पेपर की, जिसमें से 22 से 25 मार्क्स, जिसे 50 नंबर का पेपर है, अगर 25 नंबर का पेपर इसमें से आ रहा है तो ये आप ध्यान रखो कि भाई बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन की बात करते हैं, वो भी 15 से 17 नंबर का आता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो चैप्टर है वो आता है 8 से 10 नंबर का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप बिल्कुल भी डाउट मत रखना सर हमसे तो होएगा नहीं, हम पहली बार पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को, हम तो शायद कर नहीं पाएंगे। सब कर लोगे यार आप, आपको पता नहीं है आप में कितना पोटेंशियल है, अभी वो सारा अनटैप्ड है, ठीक है। सब कुछ कॉमन सेंस होता है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। अभी तक आपने जो किया, अभी तक आपने 12th में जो किया, शायद आपको लग रहा है कि यार नहीं मेरे तो 12th में भी कम नंबर आए थे, उतने नहीं आए थे, CPT में भी, फाउंडेशन में भी मेरे थोड़े कम नंबर आए थे, उतने में हमें कभी इतना पढ़ाकू नहीं रहा। आप चिंता मत करो, ठीक है। आपने देखा ना वो CA आजकल सीरीज़ आ रखी है, CA क्या नाम है, हाफ CA सीरीज़ आ रखी है। उसके अंदर वो क्या कहते हैं, उसके अंदर एक सीन है जिसमें वो कहती है कि यार मेरी तो आर्टिकलशिप अच्छी जगह नहीं लगी, तो मैं तो अच्छी CA नहीं बन पाऊँगी। देन दिस गाय हु इज़ दी अदर कैरेक्टर टेक्स हर, मतलब उनको लेके जाता है एक बड़ी फर्म के नीचे, जिसमें उन्होंने ये जो बड़ी फर्म्स है ना Big 4 वाली, उनके नाम बदल दिए हैं, जैसे KPMG का LKPG ऐसे कर दिया है। तो वो MY के फर्म के नीचे ले जाता है, EY के नीचे। तो वो कहते हैं उन्हें कि भाई देख इस फर्म के सबसे बड़े पार्टनर कौन है और कहाँ से आर्टिकलशिप करी थी। तो वो देखती है कि अच्छा इन्होंने तो नहीं करी थी कहीं किसी बड़ी फर्म से, किसी छोटी फर्म से करी थी। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एट एनी इंस्टेंस वेन एवर यू डिसाइड यू वांट टू चेंज थिंग्स फॉर द फ्यूचर, यू कैन, बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल। इट इज़ जस्ट दैट आपने पहले चीज़ों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, और ठीक है नहीं दी थी, सबके लाइफ स्टेजेस अलग अलग होती है, सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती है। अब देंगे, अब अच्छे से पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ें, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो वर्किंग, ये आप नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। कूल, आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ गई हमारी किताब, ये रही, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद 2 थिंग्स, एफिशिएंट एक्विजिशन मतलब पैसा आना, एंड एलोकेशन मतलब लगाना। जो आपने पैसा लेकर आए वो आपको सस्ते पे चाहिए, जो आप लगाओगे आपको चाहिए उससे मैक्सिमम रिटर्न हमें आए, करेक्ट। अब मैक्सिमम रिटर्न आए, इसको 2 चीज़ों में लिख सकते हो। आपका ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ों में ये है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट
एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो इन तीनों चीज़ों को अब यहाँ पे आप 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो। जैसे फर्स्ट इज वेयर टू गेट मनी फ्रॉम, फाइनेंसिंग डिसीजंस, where to invest the money, investment decision, how much to distribute among the shareholders to keep them satisfied। अब जिससे पैसा लेकर आ रहे हो, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि बिजनेस एक मशीनरी है जिसमें आप एक तरफ से आलू डालोगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। ये आलू आप तभी डालोगे जब आपको सोने का वादा किया गया है, तब मतलब आपको लालच है, लालच कह लो, कुछ भी कह लो, आपको उम्मीद है कि भाई हमें सोना मिलेगा तो हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं अपना कैपिटल के बदले अगर आपको अपना रिटर्न ना मिले तो आप अपने आलू इस मशीन में नहीं डालोगे, ठीक है। डू नॉट टेक इट अदरवाइज, आई प्योरली इंटेंडेड इट विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस क्लास। ओके कूल, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ही डेफिनेशन है, आगे दी हुई है, जो मैंने आपको पहले लिखवाई थी वो भी लिख के आओगे, बहुत है। अगर आपको ये सब भी याद करना है जो अलग अलग लोगों की दी गई डेफिनेशन है, वो भी आप पढ़ सकते हो। जैसे ये देखो यहाँ पे दे रखी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजेज ऑफ फोरकास्टिंग मतलब आपने फोरकास्ट किया कि भाई किस तरीके के प्लांट एंड मशीनरी आपको किस तरीके की प्लांट एंड मशीनरी, किस तरीके के एसेट्स आपको ज़रूरत होगी। फिर आप प्लान करते हो कि भाई कहाँ से लाएंगे और कितने कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे। फिर आप ऑर्गेनाइज करते हो, एक्चुअल में लेकर आते हो। फिर आप डायरेक्ट करते हो कि कैसे कंपनी के रिसोर्सेज काम करेंगे। और जब सारे एक्शन हो जाने लग जाते हैं तो आप कोऑर्डिनेट करते हो और उसे कंट्रोल भी मतलब जब आप कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है, जब चीज़ें चल रही होती हैं वो फिसल ना जाए, बह ना जाए, रायता फैल ना जाए, तो उसे कंट्रोल करके रखते हो, ठीक है। और अल्टीमेटली बात यही है, एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एक्विजिशन मतलब लेकर आना और एलोकेशन मतलब पैसा लगाना, ठीक है। अब ये डेफिनेशंस वही हैं जो डिस्कस करती हैं एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच आर टू प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। कूल, आपको समझ में आ गई ये बात, 2 एस्पेक्ट्स हैं। अब हम आगे डिस्कस करने वाले इन दोनों एस्पेक्ट्स को डिटेल में। प्रोक्योरमेंट्स ऑफ फंड्स, अब जब भी कंपनी पैसा लेकर आती है तो जो इन्वेस्टर है वो अलग अलग तरीके से इन्वेस्टर से पैसा लेकर आती है, अलग अलग राइट्स उनको देती है, ठीक है। जैसे लेट्स से मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं बिजनेस हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अब पैसे रेस करूँ। अब मैं किस उस पैसे के बदले इन्वेस्टर्स को क्या राइट देना चाहता हूँ वो मैं डिसाइड करूँगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, लेट्स से मैं जैसे 100 रुपये लेकर आया और मैंने उसको डिबेंचर बोला, ठीक है। मैंने कहा कि भाई मैं आप डिबेंचर रेस कर रहा हूँ, ठीक है, और आप मुझे 100 रुपये दो, मैं आपको डिबेंचर दूंगा। तो यानी कि मैं आपको ये हक दे रहा हूँ जो भी ये इस डिबेंचर पे आपको मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए सर, मैं इस डिबेंचर पे 8% इंटरेस्ट रेट देता हूँ, वो अगर आप मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं आपको 100 रुपये के बदले 8% इंटरेस्ट रेट दूंगा। अगर मैं नहीं दूंगा तो कहेगा अरे तूने मेरे को राइट दिया था देख डिबेंचर का। ऐसी इक्विटी का राइट है, इक्विटी का क्या राइट है, इक्विटी तो एक्चुअल ओनर है, ठीक है। इक्विटी में मैं बहुत दिक्कत हो गई है मेरी। पहले मैं सीधा इक्विटी बोलता था, फिर पता नहीं किसी ने मेरे को आगे बोला नहीं इक्विटी नहीं इक्विटी बोलो, तो मैंने कहा ठीक है भाई अब से इक्विटी बोलेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा इक्विटी बोलने की, बट कभी मैं ऐसा फिसल उसल के कुछ बोल दूँ तो माफ़ कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद तो अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है जो इन्वेस्टर करता है, ठीक है। ये है कुछ नहीं, वही अगेन किस तरीके से आप पैसा लेकर आ रहे हो, किस तरीके के राइट्स आप इन्वेस्टर को दे रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप उसे बोल सकते हो कि भाई अगर मैं कहूँगा कि मैं डिबेंचर्स रेज कर रहा हूँ तो मैं इन्वेस्टर्स को डिबेंचर का राइट दे रहा हूँ, जो कि डिबेंचर में सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलता है। ओनर्स फंड में भाई आपको वोटिंग राइट भी मिलता है, ठीक है। रिटर्न तो आप एक्सपेक्ट करते ही हो, लेकिन रिटर्न देना मैंडेटरी नहीं होता है इक्विटी को, करेक्ट। कमर्शियल बैंक अगर आपको लोन देगा तो क्या लेगा आपसे, इंटरेस्ट लेगा, तो उसका हक किस चीज़ का हुआ, इंटरेस्ट का। वेंचर कैपिटल बहुत सही चीज़ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। वेंचर कैपिटल इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। एंजल फाइनेंसिंग इज ऑल्सो मोर और लेस इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है आगे से डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये सब ऐसे ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। आप आगे बढ़ो, चलो यार, मतलब आप देख लो, ठीक है, ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे ही है। देखो यहाँ की जो हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की थ्योरी है दोस्तों, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एक एक वर्ड यहाँ पे जो लिखा है वही लिख कर आना है।
बट मेक श्योर जैसे कि ये पॉइंटर्स है ना, पॉइंटर्स आप अच्छे से याद करना, क्योंकि पॉइंटर्स आप एक बार चीज़ को समझ लोगे, ये अंदर का कॉन्टेक्स्ट हम समझ लेंगे, और उसके बाद ये कॉन्टेक्स्ट को आप अपने हिसाब से बना के लिख देना, और बस ये वर्ड ये सेम चेप देना, ठीक है। तो इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी में आप 3 पॉइंट याद रखना, 3 पॉइंट यहाँ पे दे ही रखे हैं। तो जैसे कि पहली लाइन लिखी भी हुई है, फंड्स रेज्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आर द बेस्ट फ्रॉम द रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म। तो फर्म के लिए रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बढ़िया है, क्योंकि जब इक्विटी इन्वेस्टर्स को क्या हक देती है कंपनी, कोई हक नहीं देती, ठीक है। क्या हक देती है? शेयर्स देती है उनको, लेकिन ना ही पेमेंट मैंडेटरी है, ठीक है, ना ही रीपेमेंट मैंडेटरी है, कुछ बचेगा तो दे देंगे वरना जाओ यार, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आगे चलते हैं। सिंस देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑन द रीपेमेंट, तो आप ये नोट कर लो, ये पहला पॉइंट है। एक काम करो, आप नोट करो यहाँ पे रिस्क लो, ठीक है, आप ये लिख लो। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको सेम यहाँ से चेप के लिखना है, बट ये आपको लाइन याद हो जाएगी, लेकिन आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपेंसिव जो है, ये एक्सपेंसिव बहुत है भाई, इक्विटी जो है एक्सपेंसिव है। सर इसको तो हमने कोई हक भी नहीं दिया, ये तो हमारा गला भी नहीं पकड़ सकता, तो एक्सपेंसिव क्यों है? एक्सपेंसिव इसलिए है दोस्तों, क्योंकि इसने हमारे बिजनेस में किया है इन्वेस्ट। अब कोई इन्वेस्ट करता है, इसको आपने कुछ फिक्स रिटर्न नहीं देना, लेकिन इसकी एक अपनी एक्सपेक्टेशन तो है। आप अपने रिश्तों में अगर सोचो, आपका दोस्त आपसे कुछ मांगता नहीं और आप उसको रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहे हो, मतलब छोड़ो, ये गलत एग्जाम्पल हमने उठा लिया। बेसिकली इक्विटी की अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि उसने पैसे लगाए हैं, अगर उसको वहाँ से कुछ रिटर्न नहीं मिला तो वो आपके बिजनेस में से पैसे निकाल के कहीं और पैसे लगाएगा, आपकी कंपनी के शेयर्स बेच देगा स्टॉक मार्केट में और दूसरी कंपनी के खरीद लेगा, ठीक है। कूल। तो एक्सपेंसिव है 2 रीजंस की वजह से। एक तो टैक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता इसको, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट पे टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, वो नहीं मिलता। देखो यहाँ पे यही बात लिखी होगी, देखो, ठीक है। तो एक तो चीज़ है भाई, इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरी चीज़ है, इसको मैं थोड़ा और दूसरी चीज़ है नो टैक्स बेनिफिट, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ बार बार, पहला रीज़न है कि भाई, पहला जो पॉइंट है वो ये कि इसका रिस्क कम होता है फर्म के लिए। दूसरा होता है कि फर्म के लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि एक तो इसकी एक्सपेक्टेशन है ज़्यादा है, क्योंकि रिस्क भी ज़्यादा उठा रहा है। दूसरा, देयर इज़ नो टैक्स बेनिफिट फॉर द डिविडेंड, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ कि जब आप एक इक्विटी शेयर्स और इशू करते हो तो पुराने इक्विटी शेयर्स का कंट्रोल कम हो जाता है। मतलब एक पिज़्ज़ा अपने घर में लेकर आए हो, आप खाने वाले 5 लोग हैं, और तभी आपके घर में आपके दोस्त लोग आ गए और आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा एक काम कर, 5 पीस की जगह, आप 5 लोग थे, 5 पीस की जगह इसके 8, आपके 3 दोस्त और आ गए हैं, तो एक काम कर, इसके 9 पीस कर, 5 3 8 सॉरी 8 पीस कर, और इन तीनों को भी दे दे, ठीक है। तो वो बस वही वाला पॉइंट है, ये जो तीसरा पॉइंट है, डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है जी। ये नोट कर लीजिए। सर ये नोट करने लायक तो राइटिंग है नहीं आपकी, कोई बात नहीं, मैं आपको नरेट कर देता हूँ। ये लिखा है रिस्क, दूसरा लिखा है एक्सपेंसिव होता है, उसके नीचे 2 आपने डायरेक्शन में, एक में एक्सपेक्टेशन लिखा है ये, और ये लिखा है नो टैक्स बेनिफिट, तीसरा लिखा है डाइल्यूट कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुझे माफ़ करना दोस्तों, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है और
ऊपर से यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी, मैंने ही गलत डिसीजन लिया वहाँ पे लिखने का, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। ठीक है, अब डिबेंचर की बात करते हैं। देखो रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से भाई डिबेंचर जो है ज़्यादा रिस्की होता है। ज़्यादा रिस्की क्यों होता है सर ये? क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, जब भी आप किसी से लोन लेते हो तो आप डर में रहते हो। जब आपने किसी से उधार मांगी पेंसिल या पेन, तो वो आपसे मांगने आएगा वापस, और अगर आप उसको नहीं दोगे उससे बोरो की हुई पेन या पेंसिल, तो वो आपकी ज्योमेट्री या आपकी किट जो होती है उससे निकाल के ले लेगा कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे अपने वाले दे दे कुछ, मैं तो अब लेकर ही जाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली देयर इज़ अ रिस्क ऑफ रीपेमेंट। कभी कभी आपको लगता है कि भाई आपका बुरा टाइम चल रहा है, आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं है कि डिबेंचर वाला कहेगा ठीक है कोई बात नहीं कल दे दियो। डिबेंचर वाला आपका बुरा टाइम चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, खाने के लाले चल रहे हो, उसको अपना इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, आपकी जेब से निकालेगा, आपके हलक से निकाल लेगा। हाँ समझ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखो इसमें दो चीज़ें बढ़िया हैं। इसकी कॉस्ट होती है कम इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी, और दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो इसकी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि इसके भी दो रीजंस हैं। एक तो रिस्क कम है ना, कि इसका कल को कंपनी बंद भी हो गई तो सबसे पहले किसको पैसे वापस मिलेंगे? डिवेंचर को मिलेंगे। और दूसरा इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट होता है। ठीक है, तो कंपनी को कम कॉस्ट पड़ती है। तो ये दो पॉइंट्स है, इसमें याद रखना बस। और यही लिखा है इसमें, देखो डिवेंचर सोर्स ऑफ कंपेरेटिव टैक्स एडवांटेज, द इंटरेस्ट द कंपनी पेज फ्री ऑफ टैक्स अनलाइक द डिविडेंड। ये कंपैरिजन कर रखा है कि जो इक्विटी का जो डिविडेंड होता है भाई, वो तो उसमें तो टैक्स बेनिफिट मिलता नहीं, वही बात सेम लिखी हुई है। However, when the times are hard, interest on debenture loans must be paid, whereas dividend not be paid. ओके, डिविडेंड मतलब अगर आपका बुरा टाइम चल रहा है तो इक्विटी को शायद आप ना भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो रिस्क के अंदर ही आगे मैंने आपको बताया कि भाई आपको रीपेमेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? हाई डी दे हैव टू रीपे टर्म ऑफ एग्रीमेंट, पे करना ही पड़ेगा आपको। कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, आपको रीपेमेंट करनी है। बेसिक मेजरली ये दो पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ है, ये दो पॉइंट याद रखना, इनको फैला के लिख देना। ठीक है, ये कोई लॉ का पेपर नहीं है जिसमें आपको एग्जैक्ट चीज़ें लिखनी है। ये चीज़ें याद रखो, ये पॉइंट्स याद रखो, और अपनी समझ से आप ये बना दोगे तो चल जाएगा। कूल, आगे चलते हैं। फंडिंग फ्रॉम बैंक्स के बारे में बात करते हैं। तो आप बैंक के पास जाते हो अपनी बिजनेस के लिए लोन लेने। यहाँ पे दो तरीके के फंडिंग के बारे में बात की हुई है, एक फंड बेस्ड, एक नॉन फंड बेस्ड। इसका क्या मतलब है? इसके अंदर बैंक आपको पैसा देता है, इसके अंदर बैंक आपको गारंटी देता है और उससे ही आपका काम हो जाता है। आपको नहीं देता, मतलब जैसे लेट्स से कि आपने किसी से उधार मांगा और आपने कहा कि भाई मैं ना दे दूंगा यार पैसे, तो कहेगा क्यों दे देगा भाई, अभी दे के जा, तेरे पे भरोसा करके क्या करूं। तो आप बैंक को पिक्चर में लेकर आते हो, आप कहते हो कैलाश जी मैं आपसे माल लेकर जा रहा हूँ, मैं पैसे आपको 6 महीने बाद दे दूँगा, मेरे पे भरोसा करो, मेरे पे भरोसा करो। तो कैलाश जी आपसे कहते हैं, कैलाश जी जिनकी टाइल्स की दुकान है, तो वो आपसे कहते हैं कि भाई मैं तेरे पे भरोसा क्यों करूँ। तो आप बैंक को लेकर आते हो, आप बैंक को कहते हो बैंक भाई तो कैलाश को बोल दे कि मैं घोटाला नहीं करूँगा, क्योंकि कैलाश जो है बैंक पे भरोसा करता है, मेरे पे नहीं। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई नहीं, दोबारा समझते हैं। ठीक है, तो बैंक में जब बैंक फंडिंग की बात करते हैं तो दो तरीके की हमने फंडिंग की बात करी, दो तरीके की लेंडिंग की हमने बात करी, एक फंड बेस्ड, एक नॉन फंड बेस्ड। कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट इज़ अ सिमिलर फैसिलिटी जो आप बैंक से लेते हो। इसमें होता क्या है, आप अपनी शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स के लिए ये बैंक से इशू करवाते हो। ठीक है, आपको थोड़े बहुत पैसे चाहिए वर्किंग कैपिटल के अंदर, आपने जब आपको लगा कि भाई ज़रूरत है तो आपने निकाल लिए, और जितने निकाले उस पर इंटरेस्ट लग गया और बाद में आपने जमा करा दिए। फिर टर्म लोन की बात करते हैं। टर्म लोन मतलब आपने लंबे टाइम के लिए लोन लिया, ठीक है, लंबा बड़ा मोटा लोन लिया ज़्यादा पैसे का, आपने शायद कोई कैपिटल बजटिंग वाली बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी थी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। वर्किंग कैपिटल टर्म ये भी लंबे टाइम का लोन होता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल के लिए होता है। ठीक है, जो पहले दो पॉइंट्स के बारे में हमने बात करी थी, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, वो हमने बात करी थी कि भाई पैसा जितना निकाल लिया तो उस पर इंटरेस्ट लग गया, नहीं निकाला तो इंटरेस्ट नहीं लगा। वर्किंग कैपिटल टर्म एक लोन की तरह ही है कि आपने एक बार इशू करा दिया, भाई इंटरेस्ट लगना शुरू। ठीक है, बिल परचेज डिस्काउंटिंग की बात करते हैं। क्या होता है बिल परचेज और डिस्काउंटिंग?
देखो आपके पास एक बिल पड़ा है जो आपने कुछ बेचा था, लेट्स से आपकी फैक्ट्री है जूतों की, आपने 100 जूते बेचे थे अमेरिका में आपने बेचे थे अंडरटेकर को, या ठीक है किसी को भी बेचे थे, तो आपके पास एक बिल पड़ा है कि कल को आपको अंडरटेकर से पेमेंट आएगी लेट्स से 2 लाख रुपए की, बट आपको आज पैसे चाहिए। तो आप जाते हो बैंक वाले को कहते हो, बैंक भाई मेरे पास अंडरटेकर से 2 महीने बाद 2 लाख रुपए आने हैं, लेकिन मुझे आज पैसे चाहिए, एक काम करो आप मुझे 1,80,000 रुपये दे दो, कल को जब अंडरटेकर पैसे देने आएगा तो आप उससे पूरे के पूरे 2 लाख रुपए ले लेना। तो बैंक ने कमा लिए 20,000 रुपये और आपको टाइम पे 1,80,000 रुपये मिल गए। ये फंड बेस्ड हो गया। नॉन फंड बेस्ड की बात करते हैं तो गारंटी और लेटर्स ऑफ क्रेडिट दोनों चीज़ें सेम ही है, ठीक है। एक चलती है विदेश में और एक चलती है इंडिया में। बैंक ऑफ गारंटी जो गारंटी है वो डोमेस्टिक है और लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इंटरनेशनल है। मतलब आप गए बाहर सामान लेने विदेश में, ठीक है, आपने उसको कहा कि भाई मेरा अभी वहाँ जाके बिज़नेस में सेटअप करूँगा इंडिया में वापस जाके, तो फिर जैसे मेरा माल बिकने लगेगा जो मैं आपसे ख़रीद रहा हूँ, लेट्स से आप क्या ख़रीद रहे हो, आप नाइकी के पास गए हो जूते खरीदने के लिए, आपने 100 जूते खरीदे, आप इंडिया आए, आपने कहा कि भाई आपको आने ही नहीं दिया उसने इंडिया, ठीक है, उसने कहा भाई पहले पूरे पैसे दे के जा फिर जूते लेके जाइए। तो अब आपके पास तो पैसे है नहीं, तो आप बैंक को लेकर आते हो, क्योंकि जो जूतों का सेलर है वो आप पे भरोसा नहीं करेगा, वो एक बैंक ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर भरोसा कर लेगा, ठीक है। अब बैंक आप पे क्यों भरोसा करेगा कि वो आपके नाम पे गारंटी दे, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आप ये दोनों चीज़ें समझ जाओ। लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरीके की गारंटी होती है जो बैंक आपके इंटरनेशनल जहाँ से आप परचेज करने जा रहे हो उसको देता है। गारंटी की बात करें तो डोमेस्टिक जो सेलर्स होते हैं उन्हीं को गारंटी देता है बैंक आपके बिहाफ पे कि भाई ये बंदा कल को पेमेंट कर देगा, तो टेंशन मत ले, नहीं करा तो मैं करता हूँ। तो बैंक ऐसी गारंटी क्यों ले रहा है, क्योंकि बैंक को आप फीस दे रहे हो एक, और बैंक ऐसे ही नहीं देगा, फीस तो लेगा, उसके अलावा आपसे कुछ गिरवी भी रखवाएगा कि भाई आपने कल को सही में डिफ़ॉल्ट कर दिया तो मेरे को सारा बिल देना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं अगर बाहर से 100 जूते लेकर आ रहा था और 10,000 रुपये का एक शू था, तो अभी 10,000 का एक शू 100 लेकर आ रहा हूँ, ये पूरा 10 लाख रुपए का कंपनी में से वो बैंक जो है मुझसे कहेगा कि 10 लाख रुपए के कुछ गिरवी रखवा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एंजल फाइनेंसिंग क्या होता है? एंजल फाइनेंसिंग दोस्तों, जब आप एक देखो यहाँ पे आप मोटे मोटे शब्द देखो, मैंने यहाँ पे मार्क भी इसलिए कर रखे हैं, अच्छा मैंने बीच में इंटरनेशनल फंडिंग छोड़ दिया, ठीक है, मैं देख रहा हूँ आप पकड़ते नहीं हो, नीचे से किसी का कमेंट नहीं आ रहा, ठीक है, अरे ये तो रिकॉर्डिंग है। दिस इज़ नॉट लाइव क्लास, ओके। एक्चुअली मैं लाइव क्लास ले रहा था एंड सिंस आई जस्ट स्टार्टेड टीचिंग, मैंने किसी को बताया तो है नहीं है, मैंने सीधा पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो अभी तक तो कोई ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं अभी भी रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर मैं स्केड्यूल कर दे रहा हूँ। तो मुझे लगा क्योंकि पहले में तो शुरू में तो कोई आएगा नहीं, तो मुझे पहले रिकॉर्ड कर लेना चाहिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जब भी मुझे टाइम मिले, जैसे ही मैं प्रिपेयर्ड फील करूँ तब। तो ठीक है, इंटरनेशनल फंडिंग की हम बात करते हैं। तो इंटरनेशनल फंडिंग में क्या होता है, देखिए जब बाहर के विदेशी कंपनीज इंडिया में पैसा लगाती हैं उसको बोलते हैं इंटरनेशनल फंडिंग, जो कि ये 4 शब्द आप याद कर लो। एफडीआई मतलब बाहर की कंपनी ने इंडिया में पूरा का पूरा बिजनेस ही सेटअप किया है, पेप्सी ने इंडिया में ऑपरेशंस ही सेटअप किए हैं, अमेजॉन ने इंडिया में पूरा ऑपरेशन ही सेट किया, इन्वेस्ट किया है इंडिया में, ठीक है। आपने सुना होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाली सुनी है ना, तो उसमें जो लिबरलाइजेशन है उसका क्या मतलब, देखो जैसे ऊपर भी लिखा है यहाँ पे बुक में, विद लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन अ बिजनेस एंटरप्राइज ऑप्शन टू रेज कैपिटल फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। तो जब बाहर की कंपनियां यहाँ पे आके बिजनेस सेटअप करती हैं उसको बोलते हैं एफडीआई। जब बाहर की कंपनियां यहाँ के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं तो उसको बोलते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। और तीसरी चीज़ एडीआर और जीडीआर सेम चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ क्या है। लेट्स से अगर यहाँ की कोई कंपनी है, लेट्स से एयर जोरदार ही है, ठीक है, सोचिए एयर जोरदार के पास इंडिया में मार्केट चल रहा है बुरा, उन्होंने सोचा कि एयर जोरदार ने सोचा अब आईपीओ रेस करने का टाइम आ गया है, लेकिन इंडिया में मार्केट सही नहीं चल रही, हमें शायद हमारा जो आईपीओ है ज़्यादा सब्सक्राइब होगा नहीं,
लोग इन्वेस्ट करेंगे नहीं, मार्केट के बुरे हाल चल रहे हैं। तो हमने क्या किया, और हम पे कोई भरोसा भी नहीं करेगा, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक ADR, एक बैंक को बुलाया, उसको बोला कि भाई हमें अमेरिकन मार्केट से, अमेरिकन जो स्टॉक मार्केट है वहाँ से पैसे उठाने हैं। तो यहाँ पे इंडिया में जब आप पे कोई भरोसा नहीं कर रहा एयर जोरदार पे, तो अमेरिका में कैसे करेगा, नहीं करेगा। तो बैंक क्या करेगा, आपको एक रसीद काट के देगा, ठीक है, उसको बोला जाता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ये रिसीट लिस्ट होती है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में, जहाँ पे जो IPO की तरह रेज होती है। मतलब वहाँ पे भी अगर आप एक नॉर्मल कंपनी सेटअप करोगे और फिर पैसा रेज करोगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन आप एक इंटरनेशनल बैंक के पास जाते हो, उसको बोलते हो हमें अमेरिका से पैसा रेज करना है, तो वो एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट को लिस्ट करवाता है, जिसपे वहाँ की पब्लिक, अमेरिका की पब्लिक इन्वेस्ट करती है, और उस पैसे को आप इंडिया में लेकर आते हो और यहाँ बांट देते हो। GDR जो अमेरिका में नहीं हो रहा, बाकी देशों में हो रहा है, उसे GDR बोलते हैं, ठीक है, कूल। अगर इंडिया में हो रहा था तो IDR बोल देते, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ऐसे थ्योरेटिकली याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो, ठीक है। एंजल फाइनेंसिंग की बात करते हैं, देखो यहाँ पे मोटे मोटे शब्द मैंने मार्क कर दिए हैं। एक वेल्दी इंडिविजुअल है, अमीर आदमी है, आपके बीच में भी ऐसे बहुत सारे अमीर लोग होंगे जो आगे जाके एंजल फाइनेंसिंग करेंगे, आप भी करोगे यार। कुछ लोग अभी अमीर हैं, आगे जाके आप जब CA बन जाओगे तो आप भी अमीर बन जाओगे, ठीक है। और ऐसा अमीर बनने में ऐसा नहीं है कि आपका जीवन ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाएगा, इट इज़ जस्ट दैट थोड़ी कन्वीनियंस हो जाती है, थोड़ी क्या मतलब काफ़ी कन्वीनियंस हो जाती है जब आपके पास पैसे आते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, सबके पास आ जाएंगे। अब ये क्या करता है एंजल फाइनेंसिंग वाला बंदा जो बहुत अमीर है, ये कैपिटल देता है स्टार्टअप्स को, ठीक है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर एक्सपैंड कर, मोस्टली ये एक्सपेंशन तो ऐसे लिख दिया है, लेकिन मोस्टली ये स्टार्ट कर रहे होते हैं ना जब बिजनेस, तब काम आते हैं एंजल फाइनेंसिंग। और इसको एंजल भी बोला गया है, क्यों? क्योंकि जब आपको सबने मना कर दिया ना, सबने धुतकार दिया आपको कि भाई तेरे को पैसा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जब आप किसी से भी मांगते हो पैसा, लेट्स से आप लोन लेने जाते हो, तो लोन वाला क्या कहता है, बैंक क्या कहेगा आपको, आप अपने पिछले 3 साल की ITR दो, आपने क्या क्या किया है ये दो वो दो, अपनी बैलेंस शीट दो, मांगेगा आपसे। अब ये स्टार्टअप के टाइम पे बिजनेस का कुछ नहीं हुआ, ये लेकर कैसे आएंगे? नहीं लेके आएंगे। अब वो कहेंगे चलो निकलो, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि ठीक है भाई माफ़ करो, आप अपने किसी दोस्त यार के पास जाओगे, आप उससे कहोगे भाई देख मेरे पास ये आइडिया है, मुझे लगता है बहुत बढ़िया हिट होगा, ठीक है, तू मुझे पैसे दे दे और इसके बदले मैं तुझे इक्विटी दूंगा। तू मुझे पैसे दे दे, मैं तेरे को 50% इक्विटी देने को तैयार हूँ, तू बस इन्वेस्ट कर दे मेरे आइडिया में। तो आप उसको इक्विटी देते हो, और ये आपके लिए एंजल है, क्योंकि जब आपका साथ किसी ने नहीं दिया तो इसने दिया था, तो इसको आप मोट की इक्विटी दोगे। अब आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत रिस्की मामला है, क्योंकि ऐसे आइडियाज़ तो हमारे दिमाग में रोज़ आते हैं, रिस्की तो है, ठीक है। आपके दिमाग में आइडियाज़ बहुत आते हैं, तो सही बात है कि भाई काफ़ी सारे आइडियाज़ ख़राब भी आते होंगे, लेकिन लोग इन्वेस्ट करते हैं, दिमाग लगा के इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे नहीं कर देता कोई भी कि मेरे दिमाग में आइडिया आया, लो इन्वेस्ट कर दो, हाँ कर दिया। जिस भी एंजल इन्वेस्टर के पास आप जाओगे कल को, फ्यूचर में जब भी आपके पास कोई बढ़िया आइडिया आएगा, आपको लगेगा, तो वो आपसे बहुत तरीके के सवाल करेगा कि आपका टारगेट, जैसे आपने शार्क टैंक में देखा ही होगा, तो शार्क टैंक में तो फिर भी चलो काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस आते हैं कि भाई हमने पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, 4 साल से काम कर रहे हैं। आप सोचो, आपको सिर्फ आइडिया है, अभी सिर्फ शुरू भी नहीं किया, कुछ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनाया आपने बेचने के लिए, तब आप चले गए किसी के पास कि भाई मुझे जो है पैसे चाहिए। तो जितना ज़्यादा अर्ली स्टेज होगा उतना ज़्यादा इक्विटी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि उतना ज़्यादा रिस्क है इन्वेस्टर के लिए, करेक्ट। ये सिर्फ हम समझाने के लिए बात कर रहे हैं, इतना ज़्यादा थ्योरेटिकली आपके पेपर में नहीं आने वाला। आप ये बस नाम पढ़ के जाना और वहाँ पे थ्योरेटिकली अपने हिसाब से ये सब चीज़ें लिख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लग भी रहा है तो ये जो शब्द है ना मोटे मोटे, वेल्दी, स्टार्टअप, ठीक है, ये सब चीज़ें, एंजल्स एज ए नो, इन्वेस्ट, ये सब चीज़ें याद कर लेना बस। तो अभी हमने बात करी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स की, जिसमें हमने 5 तरीके के फंड्स की बात करी, 5 तरीके के एग्जैक्ट। अब हम बात करते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। हमने ये भी बहुत बार बात करी हुई है कि 2 तरीके की यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होता है, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल, यानी कि
जो भी आप बना रहे हो उसको बनाने में जो खर्चे आ रहे हैं वो आपका वर्किंग कैपिटल होता है। ये पढ़ लेना आप। इसमें यूज़ क्या है देखो, फिक्स्ड एसेट्स आप क्या क्या इंश्योर करोगे कि फाइनेंशियल सॉल्वेंसी रहे। मतलब ये ना हो ना कि आपने फालतू की प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली। आपने भाई जितना अगर पैसा रेज़ किया है, आपने पैसा कॉस्ट, आप कैपिटल लेकर आए 4 करोड़ का, ठीक है आपने 1 करोड़ की ऐसी मशीन खरीद ली कि उसके बिना भी काम हो जाता। लग गए ना कंपनी के, लगी गए, पैसे वेस्ट हो गए, ठीक है। तो आपको कैपिटल बजटिंग के जो फैसले होते हैं वो इस तरीके से लेने हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल सॉल्वेंसी बनी रहे। फाइनेंशियल सॉल्वेंसी मतलब कि भाई एसेट्स आर मोर देन डेट। मतलब अभी जो डेट है, जो लोन आपने पैसे ले रखे हैं, वो कंट्रोल में है। अगर वो कंट्रोल से बाहर चले गए तो बिक जाएगा सब, ख़त्म बिजनेस, टम। ओके, टाटा, गुड बाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल बजटिंग क्या है उस बारे में बता रखा है कि भाई यूज टू डिटरमिन वेदर अ फर्म्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सच एज न्यू मशीनरी, रिप्लेसमेंट मशीनरी, न्यू प्लांट्स, न्यू प्रोडक्ट्स एंड रिसर्च डेवलपमेंट वुड प्रोवाइड डिज़ाइन। ये बेसिकली एक टेक्निक है, आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे एक कंपनी डिसाइड करती है कि उसको बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कि अब कैसे करेगी कि अगर हमारे लिए कुछ प्रॉफिटेबल है तो इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉफिटेबल नहीं है तो नहीं करना चाहिए। वही पता लगाने के तरीके को हम कैपिटल बजटिंग कह देते हैं। वर्किंग कैपिटल सिमिलरली, जैसे मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड एसेट्स आप फालतू के नहीं ला सकते, उसी के तरीके से आपका वर्किंग कैपिटल भी एडिक्वेट होना चाहिए। अगर ज़्यादा हुआ आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, उस पैसे को आप कहीं बेहतर जगह पे लगा सकते थे, है ना। आप कॉस्ट ऑफ कैप, भाई हर जो आपने लोन ले रखा है, जो आपने इक्विटी रेज कर रखी है, उसकी एक कॉस्ट है। अगर वो पैसा आप सही जगह नहीं लगा रहे, अगर उसके बिना भी काम हो जाता, आपको पैसों की ज़रूरत थी 4 करोड़ रुपए की, आपने रेज कर लिए 5, कॉस्ट तो 5 की आएगी, लेकिन आप कमाओगे 4 पे, क्योंकि ज़रूरत तो 4 की थी, ठीक है। तो एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, ना ज़्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है, ठीक है, ये भी डिटरमिन करना है। तो प्रोक्योरमेंट्स ऑफ फंड्स भी हो गया और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो ये पूरी स्टडी है, आप सोचो कि जब बिजनेस शुरू हुआ होगा, जब भी आप कोई काम करने लगते हो, आप हर एक काम में मैच्योर होते हो, ठीक है। मतलब आप पहले आप लेट्स से आप क्या करने लगते हो, आप सोचते हो कि आप छल्ली खाओगे, स्वीट कॉर्न खाओगे, तो आप पहले क्या करते हो, खेत से निकालते हो और खाने लग जाते हो, ठीक है। ये आपका शुरुआती दौर होता है। फिर आपको कोई आगे पढ़ा लिखा आदमी कहता है कि भाई एक काम कर, इसको जो है भुन के खा ले। भुन के मतलब रोस्ट करके खा ले, ठीक है। तो आप उसको रोस्ट करके खाते हो। तो उसके बाद आप देखते हो कि नहीं भाई ये तो पिज़्ज़ा में भी डल जाता है, इसको पिज़्ज़ा में डाल के खाते हो। तो एक चीज़ जो शुरू हुई थी सिर्फ सीधा कच्चे खाने से, उसके अलग अलग फेजेस आए, जिसमें से, और वो आए कैसे, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, ठीक है। तो ऐसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे जैसे बिजनेसेस इवॉल्व हुए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इवॉल्व हुआ, और इसके 3 फेजेस की बात की गई है, जिसमें से सबसे पहला है ट्रेडिशनल फेज। कि शुरुआत में तो ना भाई ये जब कैलकुलेशन कभी कभी किया करते थे, कभी कभी मतलब कि भाई कोई जब बड़ा फैसला लेना है, आपने अपना बिजनेस संभाल रहे हो, रोज़मर्रा के काम चल रहे हैं, कोई लेना देना नहीं, क्या काय का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन आप सोचते हो कि मैं ना कोई बिज़नेस खरीद लेता हूँ, आपकी घड़ी की दुकान है, आप सोच रहे हो मैं घड़ी मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, तो कभी कभी आप सोचते हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैलकुलेशन कर ली जाए। तो शुरू में ऐसा होता था कि जब बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी, जैसे कि टेक ओवर होता था, मर्जर होता था, आप बिज़नेस को एक्सपैंड करने का सोचते थे, लिक्विडेट करने का सोचते थे, उन्हीं टाइम पे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सोचते थे, करेक्ट। उसके बाद आया ट्रांजिशन फेज़। ट्रांजिशन फेज़ एक रियलाइजेशन फेज़ है, जिसके अंदर आपको पता चला कि भाई अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ कभी कभी नहीं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एप्लीकेबल होगा। आपको फंड एनालाइज करना होगा, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, और फाइनेंशियल कंट्रोल लगाने होंगे, करेक्ट। अब जो है मॉडर्न फेज़ आ गया।
तो ट्रांजिशन के बाद मॉडर्न फेज अल्टीमेटली जो आ गया है, जो चल भी रहा है, क्योंकि हर क्या है अभी जिस तरीके से बिजनेसेस इवॉल्व हो रहे हैं, देख रहे हो आप, AI आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अलग तरीके की प्लांट एंड मशीनरीज आ जाती है, तो इवॉल्व होती हैं चीज़ें, और आपका भी दिमाग चमकता है कि अच्छा हम इसको ऐसे कर सकते थे, वैसे कर सकते थे, तो ये चलता रहता है। इसको हमने एक ही, ये मॉडर्न फेज़ को हमने जिसमें एक ही उसमें नाम में बांध लिया है, और इसमें अलग अलग टेक्निक्स डेवलप हो गई। इसमें रोज़मर्रा के फ़ैसलों में आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट लगा दिया। देखो जैसे कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि वैल्यूएशन मॉडल्स बन गए हैं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक है कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे कि आपको किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस तरीके की अलग अलग टेक्निक आ गई है, ठीक है। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ इंक्रीज्ड नाउ. It is important to carry out financial analysis for a company. This analysis helps in decision making. During this phase, many theories have been developed regarding efficient market, capital budgeting, option pricing. Option pricing मतलब जो आप सुनते भी हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, उसके बारे में है। ये फाइनल में पढ़ेंगे। अभी थियोरेटिकल आप ये समझ लो कि हर एक फैसले, फाइनेंस के, बिजनेस के हर एक फैसले को लेकर एक कैलकुलेशन का एक मॉडल बन गया है कि इस तरीके से आप कैलकुलेट करके फिगर आउट कर सकते हो कि वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। ये हमारा मॉडर्न फेज़ है, ठीक है। तो ये है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 फेज़। अब आगे की बात हम करेंगे कल मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही बहुत है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा तो चिंता मत करो, मैं बार बार समझाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आपको कोई भी डाउट होगा मैं हूँ।